हम सब के बीच में अभी जिनके आने के बाद, माने कि जब से उन्होंने भारत सरकार के श्रम रोजगार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री के रूप में जब से काम करना शुरू किया, जो पहले हमारा ये 100 बेड का हॉस्पिटल काफ़ी दिनों से जिसके बारे में मैं सुन रहा था, आदेश जी ने बड़े विस्तार से बताया, अब वो 300 बेड का होने जा रहा है। और हमारे बीच में आज पहली बार मंत्री बनने के बाद आए हैं। मैं उनको पूरे उत्तराखंड की तरफ से, आप सब लोगों की तरफ से उनका बहुत ही यहाँ पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि वैसे तो वो भारतवर्ष के नेता के रूप में पूरे देश के अंदर हमारे संगठन को, तमाम सरकारों को पहले से ही जो है अपना समन्वय करने से लेकर संगठन को गति देने तक का काम करते थे। अब सरकार में आने के बाद हम सब लोग देख रहे हैं कि निश्चित रूप से जो उनका अनुभव है वो इस रूप में दिखाई दे रहा है कि जो हॉस्पिटल हमारा कई वर्षों से निर्माणाधीन था, अब वो पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा और जल्दी 15 नवंबर तक उसकी सारी औपचारिकताएं पूरी होने वाली हैं और 15 से लेकर 30 नवंबर तक इसका दोबारा से जो पूरी तरह से जो भूमि पूजन इत्यादि होगा वो पूरा हो जाएगा। मैं आज माननीय मंत्री जी का धन्यवाद भी करता हूं। हमारे इस कार्यक्रम में अभी हम जिनको सुन रहे थे, श्री रामेश्वर तेली जी जो माननीय श्रम एवं रोजगार तथा पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री हैं, उन्होंने भी अपना जीवन बहुत ही सामान्य स्थितियों और सामान्य परिस्थितियों में शुरू किया। वो भी आज हमारे बीच में अतिथि के रूप में है। मैं उनका भी यहाँ पर आप सब लोगों की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच में हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक बगल के, हरिद्वार के और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मदन कौशिक जी, हमारे श्रम एवं रोजगार मंत्री उत्तराखंड सरकार, वैसे तो वो और भी मंत्रालयों के मंत्री हैं लेकिन आज इसी विभाग का है। वो ऊर्जा विभाग के भी हैं, वन विभाग के भी हैं, आयुष के भी हैं। तो आदरणीय डॉक्टर हरक सिंह रावत जी, हमारे कैबिनेट मंत्री श्री धन सिंह रावत जी, श्री स्वामी यतीश्वरानंद जी और यहाँ पर उपस्थित हमारे राज्यसभा के सांसद और पूर्व में हमारी पार्टी के अध्यक्ष रहे बहुत वरिष्ठ नेता आदरणीय नरेश बंसल जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक जिन्होंने इस अस्पताल को शुरू से लेकर अभी तक इसको चलाने के लिए, इसको बनाने के लिए जो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि पहले अस्पताल बन जाए और उसके बाद फिर आप सबको समर्पित हो जाए, भाई आदेश चौहान जी, हमारे इसी क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई सुरेश राठौर जी, हमारी महापौर, हमारे शिवालिक नगर के चेयरमैन युवा भाई राजीव शर्मा जी एवं इस अवसर पर उपस्थित सभी हमारे गणमान्य भारत सरकार के आए हुए हमारे सचिव श्री अपूर्व चंद्रा जी, सुश्री अनुराधा प्रसाद जी और सभी अधिकारीगण और उपस्थित हमारे सभी अतिथिगण, उपस्थित भाइयों एवं बहनों, मेरे पत्रकार मित्रों और छायाकार बंधुओं, मैं आज के अवसर पर चूँकि माननीय मंत्री जी से बहुत विस्तार से बात हो गई है और माननीय मंत्री जी का हमेशा से एक बड़े भाई के नाते मुझे हमेशा व्यक्तिगत रूप से भी आपने हमेशा मेरा मार्गदर्शन किया है और आज ये संजोग है कि मैंने 4 जुलाई को शपथ ली थी और उसी के 2 दिन बाद आपको भी भारत सरकार के मंत्री के रूप में काम करने का, मोदी सरकार में काम करने का जो है उसी दिन से आपको भी जिम्मेदारी मिली है। ये संजोग है और मैं बिल्कुल आपसे अपेक्षा भी है हम लोगों की और हमारी आशा भी है कि आपके बनने के बाद बहुत सारे जो काम हमारे अभी यहाँ पर जो चल रहे हैं, जो वर्तमान में, उन सबको तेजी से उनको गति मिलेगी। एक जैसा पूर्व में डॉक्टर हरक सिंह रावत जी ने कहा कि 300 बेड का जो अस्पताल जो हमारा यहाँ पर बनने जा रहा है, उसकी सारी प्रक्रिया आपने अभी दिखाई थी
कि 15 नवंबर तक उसमें टेंडर की पूरी प्रक्रिया हो जाएगी। और टेंडर की प्रक्रिया हो जाने के बाद ठीक आदेश जी हमारे यहाँ के विधायक हैं, एक हम लोग बड़ा कार्यक्रम आप सबकी उपस्थिति में करेंगे कि माननीय मंत्री जी को भी उसमें हम आमंत्रित करेंगे कि आप भी जो है उस कार्यक्रम में आएंगे। और निश्चित रूप से ये हमारे लिए बहुत ही मतलब एक ऐसा पल होगा कि इतना लगभग 300 बेड का हॉस्पिटल और उसमें जितनी सुविधाएं हो सकती हैं वो सारी सुविधाएं होंगी। और रुद्रपुर में भी जो इस ईएसआई का हॉस्पिटल पिछले 1 साल से चल रहा है, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि हॉस्पिटल बहुत अच्छा बना हुआ है, किंतु उसमें डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ अभी नहीं होने के कारण से स्टाफ का अभाव है। और बिल्डिंग के साथ साथ पैरामेडिकल स्टाफ की उपलब्धता भी उसमें हो जाए। और नहीं तो आप आज इसी मंच से हमारी सरकार को जो है, उत्तराखंड सरकार को उसे संचालित करने का जो है अनुमति प्रदान कर देंगे, तो निश्चित रूप से वह अस्पताल भी हमारे जो है काफ़ी लोगों को लाभान्वित करेगा, उस क्षेत्र के कर्मचारियों को सीधे सीधे लाभ पहुंचाने का काम करेगा। और साथ में देहरादून में जो हमारा हॉस्पिटल स्वीकृत है उसके लिए जल्द से जल्द हमारा प्रयास होगा कि उसकी ज़मीन जल्दी से जल्दी मिल जाए। और साथ में काशीपुर के हॉस्पिटल के लिए भी आपने कहा है, अभी कोटद्वार के हॉस्पिटल के लिए भी, चूँकि कोटद्वार में भी जो है बड़ा क्षेत्र है, उस क्षेत्र में कोई उस प्रकार का हॉस्पिटल नहीं है। और साथ में जो हमारा वहाँ सीमांत क्षेत्र है, सितारगंज, खटीमा, टनकपुर, बनबसा और चंपावत तक, उस क्षेत्र में कोई भी हॉस्पिटल नहीं है। तो एक उस क्षेत्र में भी एक हॉस्पिटल खोलने की भी आपके द्वारा यहाँ घोषणा की जाएगी। और साथ में राज्य की विशिष्ट जो भौगोलिक परिस्थिति है उसको दृष्टिगत रखते हुए गढ़वाल मंडल के रुद्रप्रयाग, चमोली, पौड़ी गढ़वाल के श्रमिकों हेतु जो आपका जो 100 बेड की जो मैं मांग कर रहा हूँ, चूँकि ये अति आवश्यक है और आपके द्वारा उसमें निश्चित रूप से किया जाएगा। इसी प्रकार से आप हमारे वन विभाग के भी मंत्री हैं और चूँकि हमारा पूरा भूभाग और हमारी बहुत सारी योजनाएं वो वन विभाग से एनओसी नहीं मिलने के कारण से बहुत सारे ऐसे प्रस्ताव हैं, चाहे वो हमारी पीएमजीएसवाई सड़कों के हों या कोई अन्य बड़े संस्थान खोलने हों, वहाँ पर कोई निर्माण कार्य किया जाना हो, वन भूमि की अनुपलब्धता के कारण से बहुत सारे प्रस्ताव हमारे बीच में रुके हुए हैं। आपके आने के बाद जिस प्रकार से इस हॉस्पिटल का कार्य प्रारंभ हो रहा है और 100 बेड की जगह 300 बेड हो रहा है, उसी तरीके से अन्य भी जो हमारे विभाग, वन विभाग के जो काम हमारे रुके हुए हैं, उनमें भी आपके द्वारा हमको एनओसी प्रदान की जाएगी। मैं आज के अवसर पर आपका पुनः बहुत ही यहाँ पर अभिनंदन करते हुए, आपका स्वागत करते हुए कि आपके द्वारा जो एक समन्वय का काम प्रारंभ से ही, जब से आप संगठन में काम कर रहे हैं, समाज के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लगातार समन्वय करने के बाद उनका रास्ता निकालते हैं आप और उनको परिणति तक पहुंचाते हैं, तो निश्चित रूप से जो हमारे उत्तराखंड के जो कार्य रुके हुए हैं उन कार्यों को गति मिलेगी। और हमारी सरकार में हमेशा से रहा है कि जो काम हमने शुरू किए हैं, जिन कामों को भी प्रारंभ किया है, उन जिन कामों का भी शिलान्यास हुआ है, उन सभी कामों का लोकार्पण हुआ है। और मैं माननीय मोदी जी का भी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि देखिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जब हमारे देश के अंदर कोरोना की पहली लहर आई थी तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारे पास बहुत सारी अवस्थापना की सुविधाएं नहीं थी। चाहे हम आप पीपीटी किट की बात करें, चाहे मास्क की बात करें, चाहे सैनिटाइजर की बात करें, चाहे कंसंट्रेटर की बात करें, या हम ऑक्सीजन सिलेंडर की बात करें, या आज जगह जगह पर हम अपने उत्तराखंड के अंदर ही देख सकते हैं, अधिकांश जो हमारे अस्पताल हैं, सारे अस्पतालों में आज हमारे यहाँ पर ऑक्सीजन के प्लांट लग गए हैं। या उस समय में, जिस समय में कोरोना की लहर, पहली लहर आई थी और दूसरी लहर जब आई थी, उस समय में दवाइयों का जिस प्रकार से एकदम से अभाव हो गया था, उन दवाइयों को आपूर्ति का काम आपके द्वारा किया गया। तो मैं समस्त उत्तराखंड वासियों की तरफ से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद इसलिए भी करना चाहता हूं कि आपने, मैं जब आपसे भेंट करने के लिए गया था तो मैंने एक अनुरोध किया था कि हम उत्तराखंड के अंदर, हमको वैक्सीन पूरी नहीं मिल पा रही थी, बहुत कम वैक्सीन मिल रही थी, किसी महीने 5 लाख मिलती थी, किसी महीने 6 लाख मिलती थी, और जगह जगह से ये मांग उठती रहती थी। जगह जगह से लोग कहते थे कि वैक्सीन नहीं मिल पा रही है, वैक्सीन के कारण से जो है लोगों का वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा है। तो इस महीने हमारी जो है 20 लाख से भी ज़्यादा वैक्सीन हमको मिल गई है। और हमारे यहाँ पर जो हमारे 2 जनपद हैं,
बागेश्वर जनपद और रुद्रप्रयाग जनपद, वो वहाँ पर 100% वैक्सीनेशन हो गया है। और दिसंबर महीने तक, 15 दिसंबर तक हम लोगों ने लक्ष्य लिया है कि हम संपूर्ण वैक्सीनेशन कर देंगे, पहली डोज सभी को लगा देंगे। और कहीं पर अभी बहुत हम नज़दीक पहुँच गए हैं। बहुत तेज़ी से हमारे सभी स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने बड़ा अच्छा काम किया है और सब लोगों ने जो है आगे बढ़ चढ़कर भाग लिया। शुरू में थोड़ा दिक्कत थी, कुछ लोगों के द्वारा आपने भी देखा होगा कि उन्होंने जब वैक्सीन शुरू में आई थी तो बहुत सारे लोगों ने ये अफवाह उड़ाई कि ये वैक्सीन नहीं लगानी है, ये वैक्सीन नहीं लगानी है, वैक्सीन लगाने से बीमार हो जाएंगे, वैक्सीन लगाने से ये नुकसान हो जाएगा, वैक्सीन लगाने से तमाम प्रकार की भ्रांतियां फैलाई गई। और बाद में आपने देखा होगा उन्हीं लोगों ने खुद लाइनों में लगकर वैक्सीन के लिए, वो भी जो है लाइनों में लगे थे और वैक्सीन लगाई थी। मैं एक बात कह रहा हूं कि जो कोरोना की दूसरी लहर आई, उस दूसरी लहर में जो लोग वैक्सीन नहीं लगा पाए इसी सब कारणों से, जिनके बीच में तमाम प्रकार का जो है एक संदेह फैलाने का काम हुआ, वो लोग अपराधी हैं जिन्होंने उनको वैक्सीन नहीं लगने दी और उसके कारण से कोरोना की दूसरी लहर आई तो वो गंभीर रूप से जो है बीमार पड़ गए या हमारे बीच में से चले गए। मैं देश के प्रधानमंत्री जी का इसलिए धन्यवाद करना चाहता हूं कि सभी को मुफ्त में वैक्सीन लगाने के लिए दी है, पूरे देशवासियों को। आज संपूर्ण देश के अंदर एक सुरक्षा कवच का काम कोई कर रहा है तो हमारी ये कोरोना की वैक्सीन कर रही है। हम सब लोग आज मैं यहाँ से आप सब लोगों से भी अनुरोध करता हूँ, जो बहुत सारे जगह पर अभी ऐसे लोग रह गए हैं जो वैक्सीन नहीं लगा पा रहे हैं, उनको भी जो है आप लोग वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित करिए। हर किसी को वैक्सीन लगनी चाहिए। केवल एकमात्र रास्ता है कोरोना को दूर भगाने का, कोरोना को हराने का, कि हम सब लोग पूर्ण रूप से वैक्सीनेशन करें। और जो मोदी जी का संकल्प है संपूर्ण वैक्सीनेशन, उसको हम लोग साकार करें। आज के अवसर पर आप सभी का धन्यवाद करते हुए माननीय मंत्री जी का पुनः अपने हृदय की गहराइयों से अभिनंदन और स्वागत करते हुए माननीय राज्य मंत्री रामेश्वर जी का भी और सभी आए हुए अतिथियों का आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इन प्रेरणा भरे शब्दों के लिए आभार एवं धन्यवाद। नेतृत्व के लिए 3 चीजें आवश्यक हैं: नम्रता, स्पष्टता और साहस। और ये तीनों ही गुण परिभाषित करते हैं हमारे आज के गणमान्य विशिष्ट अतिथि श्री भूपेंद्र यादव जी को। श्री भूपेंद्र यादव जी श्रम एवं रोजगार मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भारत सरकार के पद पर कार्यरत रहकर श्रम एवं रोजगार मंत्रालय एवं ESIC, वन और जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण मंत्रालय को एक नई दिशा व गति प्रदान कर रहे हैं। संसदीय चयन समितियों के अनुभवी विशेषज्ञ के रूप में श्री यादव जी की प्रतिष्ठा ने उन्हें कमिटी मैन की उपाधि दी है। वे कई महत्वपूर्ण संसदीय समितियों के अध्यक्ष और सदस्य हैं। श्री भूपेंद्र यादव जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। वे एक लोकप्रिय और प्रशंसित पुस्तिका सुप्रीम कोर्ट ऑन फॉरेस्ट कंजर्वेशन के सह लेखक भी हैं। श्री यादव जी के जीवन और कार्यशैली से प्रेरणा लेते हुए मैं 2 पंक्तियां कहना चाहूंगी। जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, उनके पीछे ही एक दिन काफिला होता है। इसी के साथ मैं श्री भूपेंद्र यादव जी से निवेदन करती हूं कि वे अपने शब्दों एवं विचारों से हमें कृतार्थ करें। भारत माता की। मंच पर उपस्थित उत्तराखंड के हमारे ऊर्जावान नौजवान और आकांक्षी उत्तराखंड को विकसित उत्तराखंड बनाने का संकल्प करने वाले सम्मान्य पुष्कर धामी जी, मेरे साथ आए भारत सरकार में
श्रम मंत्रालय के मेरे साथी मंत्री भाई रामेश्वर तेली जी, उत्तराखंड के हमारे प्रदेश अध्यक्ष मेरे मित्र भाई मदन कौशिक जी, और एक संयोग है कि प्रदेश में जिनके पास श्रम रोजगार और पर्यावरण दोनों हैं, ऐसे मेरे उत्तराखंड के साथी मंत्री हरक सिंह जी, अनेक राज्यों में मेरे साथ चुनाव में काम करने वाले और उत्तराखंड के मंत्री भाई धन सिंह रावत जी, हमारे विधायक भाई आदेश जी, सुरेश राठौड़ जी, स्वामी यतीश्वरानंद जी, राज्यसभा में मेरे साथी प्रदेश के नेता नरेश बंसल जी, भारत सरकार में हमारे श्रम विभाग के सचिव सम्मान्य अपूर्व चंद्रा जी, और ईएसआईसी की हमारी निदेशक अनुराधा जी, और आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हरिद्वार के सभी सम्माननीय बंधु और बहनें। जब पिछले कल शाम से ऋषिकेश में ईएसआईसी की कॉरपोरेशन की बैठक चल रही थी। ईएसआईसी कॉरपोरेशन भारत सरकार का, जो हमारे सचिव महोदय ने बताया, कि श्रमिकों के कल्याण के लिए, उनके स्वास्थ्य के कल्याण के लिए भारत सरकार का एक कॉरपोरेशन लेबर विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे कॉरपोरेशन ने, जिसको हम कई बार कहते हैं मोदी जी की सरकार आने के बाद कॉरपोरेशन के कार्यक्रमों में जो एक विकसित तरीके से एक वृद्धि हुई है, उसका परिणाम है कि आज देश भर में 3.5 करोड़ से ज्यादा हमारे आईपी हो गए हैं। और भारत सरकार जो नया श्रमिक कानून सोशल सिक्योरिटी में लेकर के आई है, उसमें भी सबसे पहले हमने सोशल सिक्योरिटी कोड के सेक्शन 142 को नोटिफाई किया, और अब उसका ये सबसे बड़ा परिणाम होगा कि देश का हर जिला ईएसआई से पूरी तरीके से सुरक्षित और ईएसआई की कार्य योजना के अंतर्गत होगा। और उसके अंतर्गत उत्तराखंड में ईएसआईसी कॉरपोरेशन द्वारा सबसे पहला और बड़ा व्यापक कदम यह हरिद्वार के 100 बेड के हॉस्पिटल को 300 बेड में परिवर्तित करके 300 करोड़ रुपए के बजट के आवंटन का किया गया है। हमारे सचिव महोदय जी ने बताया भी है, और मैं आपके सामने पुनः दोहराना भी चाहता हूं कि 3 सितंबर को इसका नोटिस हमने टेंडर का शुरू कर दिया है। इसकी अवधि 24 सितंबर तक की है। जिनके टेंडर आ जाएंगे उनको 15 नवंबर को हम लोग ओपन कर देंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने जो इच्छा जाहिर करी है, हमारे सचिव महोदय भी बैठे, हम निश्चित रूप से 30 नवंबर तक आपके हाथ से ही इसका भूमि पूजन भी करा देंगे। अभी एक विषय आया है देहरादून का, और काशीपुर के 2 अस्पताल ईएसआई द्वारा स्वीकृत किए जा चुके हैं। मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि आप 30 नवंबर तक उनके लिए भी भूमि का आवंटन करिए। हमारे विभाग की तरफ से किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं की जाएगी। अब हरक सिंह जी हमारे साथी मंत्री हैं, उनका आग्रह है विशेष रूप से कोटद्वार के लिए। और मेरा ये मानना है कि भारत के जो सीमावर्ती क्षेत्र है, दूरस्थ क्षेत्र है, वहां सुविधा पहुंचनी चाहिए। तो मेरे पास जो दोनों प्रस्ताव आए हैं कोटद्वार के और खटीमा पे, उसके लिए भी हम लोग पूरी तरीके से कार्रवाई करके आपके लक्ष्यों को पूरा करने का काम करेंगे। एक योजना जो आज हमारी ईएसआई कॉरपोरेशन की मीटिंग ऋषिकेश में हुई है, यह सच है कि हमारे ईएसआई कॉरपोरेशन के कर्मचारियों के द्वारा, डॉक्टरों के द्वारा, मेडिकल चिकित्सा के द्वारा कोविड-19 में पूरी तरीके से
सेवा का कार्य किया गया। हमने अस्पताल को ईएसआई के सुविधा के लाभार्थियों से ज्यादा आम जनता के लिए भी खोला। लेकिन जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि मेरी सरकार गरीब कल्याण के लिए समर्पित सरकार है, एक बहुत ऐतिहासिक फैसला ये अटल बीमित योजना में जो किया गया है कि जो ईएसआई के आईपी हैं उनमें अगर किसी भी कंपेनियन की पति या पत्नी में से किसी का देहांत हो जाता है या कोई आश्रित रह जाता है, और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी अभी जब ये कार्ड दे रहे थे तो कोई सिक्योरिटी गार्ड था, कोई वेलम स्कूल में ड्राइवर था, किन्हीं का बेटा था, और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद है कि ऐसे कोविड के जिन परिजन उनके इस कोविड के काल में छूटे हैं उनको अब ये जीवन पर्यंत ईएसआई के द्वारा, ईएसआईसी के द्वारा ये अटल बीमित योजना दी जाएगी। और इतना ही नहीं, हमने देखा है कि कोविड के समय में काफी संख्या में हमारे प्रवासी मजदूर गए थे और देश में हमारे पास जो 95% के करीब ये अकुशल जो श्रमिक हैं, देश में 400 किस्म के ट्रेड हैं, एक ठेले लगाने से लेकर के दर्जी, कपड़ा, नाई, अनेकों प्रकार के ट्रेड हैं। इन सबका एक पोर्टल माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से ई श्रम पोर्टल आज देश में शुरू किया गया और ये दुनिया का सबसे बड़ा पोर्टल हमारा बनने जा रहा है। अभी तक 20 लाख लोग इस पर रजिस्टर करा चुके हैं और रजिस्टर कराने का अर्थ है कि जो जिस ट्रेड में काम कर रहा है उस ट्रेड के आधार पे उसके भविष्य की संभावनाओं को चिन्हित किया जा सकता है, उसको एक निश्चित रूप से कार्ड की उपलब्धता रहेगी। भारत सरकार के द्वारा वैसे भी वन नेशन वन राशन कार्ड की योजना पूरे देश में चलाए जाने का प्रावधान है और अभी हमारे श्रम मंत्रालय ने ऐसा तय भी किया है कि 1 वर्ष तक ये जो अकुशल श्रमिक, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर के जो लोग इस पे रजिस्ट्रेशन कराएंगे, हम उनको 1 वर्ष तक जीवन भर के लिए इंश्योरेंस भी देने का काम ये करने वाले हैं। इसके साथ ही साथ हम अपने उत्तराखंड प्रांत में, जहां पर काफी संख्या में हमारे नौजवान, क्योंकि मुख्यमंत्री हमारे नौजवान हैं, आकांक्षी हैं, नौजवान भी अपनी आकांक्षाओं को लेकर के चलते हैं, मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि आप ऐसे नौजवानों के कैरियर के गाइडेंस के लिए आप कैरियर और रोजगार मेला लगाइए और हमारे श्रम मंत्रालय के द्वारा जो नेशनल कैरियर पोर्टल चलता है, भारत सरकार के द्वारा लगातार उसको करने का काम उत्तराखंड सरकार के साथ मिलकर के किया जाएगा। हम सब लोग प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के हर वर्ग तक लाभ पहुंचाने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं और आज मेरे को अच्छी तरह सुबह ही एक विषय ध्यान में आया। अभी 12 तारीख आने वाली है। प्रधानमंत्री जी ने 12 सितंबर 2019 को एक योजना शुरू करी थी। ये जो हमारे छोटे व्यापारी होते हैं, दुकान पे काम करते हैं, बहुत मेहनत से काम करते हैं, इन सारे छोटे व्यापारियों के लिए प्रधानमंत्री ने व्यापारियों और स्वरोजगारों के लिए एक पेंशन योजना लागू करी थी। आज ये 2 वर्ष पूरे हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी ये ध्यान में होना चाहिए कि जिन्होंने इस योजना का लाभ नहीं लिया है, हम सरकार के बीच में सेतु बनकर के इन छोटे व्यापारियों तक लाभ पहुंचाएं और आने वाले 12 तारीख को इस योजना का प्रचार भी अपने माध्यम से करें ताकि इससे भी लाभार्थी लाभ ले सके। हमारा ये मानना है कि उत्तराखंड ये वनों से संरक्षित, ये बहुत प्रकृति की सुंदरता वाला राज्य है और इसलिए हम सब इस प्रकृति के ट्रस्टी हैं, लेकिन प्रकृति के ट्रस्टी होते हुए हम इसके विकास के लिए भी प्रतिबद्ध हैं और इसलिए हम आपस में एक संतुलन बनाते हुए कुछ दूरस्थ क्षेत्रों के जो विषय हैं, जो निश्चित रूप से फॉरेस्ट से जुड़े हुए विषय हैं, लेकिन जिस प्रकार से नियमों का अवरोध पैदा किया जाता है, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि भारत सरकार में हमारा ये जो पर्यावरण मंत्रालय है, ये व्यवधान के लिए नहीं, समाधान के लिए बना हुआ है। और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा भी है कि उन्होंने बहुत सारे विषय उत्तराखंड के कहे, हमारी चर्चा भी हुई, हम उसको किस प्रकार से उत्तराखंड को एक उन्नत प्रदेश बनाने के लिए
उत्तराखंड में इको टूरिज्म को डेवलप करने के लिए, उत्तराखंड की देवभूमि में और ज्यादा अच्छे तरीके से इसको पूर्ण तरीके से विकसित करने के लिए मिलकर के काम करेंगे। और हमारे राज्य के जो हमारे फॉरेस्ट के जो अधिकारी, अफसर, मंत्री दिल्ली आएंगे, निश्चित रूप से हम साथ बैठ करके उत्तराखंड में जहां जहां हमें लगेगा कि हम मिलकर के समन्वय करके इस राज्य को विकास के रास्ते पे आगे बढ़ा सकते हैं, हम मिलकर के काम करेंगे। और हम पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं इस देवभूमि की जो अपनी सांस्कृतिक विशेषता है, इस देवभूमि का जो अपना प्राकृतिक सौंदर्य है, इस देवभूमि के लोगों ने सेना में भर्ती होकर के भारत माता की रक्षा करने का जो काम किया है, उनकी जो परंपराएं हैं, उनके जो अपने लोकगीत हैं, उनके जो अपने लोक विकास के माध्यम है, उन सबको पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरीके से संकल्पित हैं। और आज जब हमारा ईएसआई कॉरपोरेशन की मीटिंग चल रही थी तो हमने पूरे देश भर के लिए एक निर्णय लिया है कि जहां पर हमारे गरीब श्रमिक भाई ईएसआई के अस्पताल में जाएंगे और वहां पर उनके अस्पताल में कोई विशेषज्ञ नहीं होगा, तो हमने ये कहा है कि उनका ऑटोमेटिक ही रेफरल अस्पताल में, प्राइवेट में रेफर हो जाएगा, ताकि कोई भी श्रमिक इस चक्कर में सुविधा से वंचित नहीं रहे कि उसको विशेषज्ञ की सुविधा नहीं मिली। ये बहुत बड़ा निर्णय आज ऋषिकेश में हमारे ईएसआई कॉरपोरेशन की बैठक में लिया गया है। और जहां पर ईएसआई अस्पताल नहीं है, वहां पर भी हम आयुष्मान योजना के तहत उन सारे ईएसआई के हमारे जो आईपी होल्डर हैं, उनको लाभ देने जा रहे हैं। मैं उत्तराखंड सरकार को एक और काम के लिए बधाई देना चाहूंगा। मैं बधाई इसलिए देना चाहूंगा कि भारत सरकार में जो 29 लेबर कोड है, उनको 4 श्रम संहिताओं में जो सोशल सिक्योरिटी है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी है, इंडस्ट्रियल रिलेशन है और वेजेस कोड है, उसके लिए जिन जिन राज्यों को अपने यहाँ रूल नोटिफाई करने हैं, उत्तराखंड राज्य को बधाई देना चाहूंगा कि आपने चारों कोड के रूल भी नोटिफाई करके प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाने का काम किया है। बहुत सारे विषय हैं, लेकिन निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारा ई श्रम का पोर्टल, हमारा नेशनल कैरियर पोर्टल, हमारे विकास का पोर्टल उत्तराखंड को पूरी तरीके से विकसित करने के लिए आगे बढ़ाने में कामयाब होगा। मैं मुख्यमंत्री जी और उनकी टीम को बधाई देता हूं। और आज का ये जो कार्यक्रम है केवल इसलिए है कि हमारी जो कॉरपोरेशन की ऋषिकेश में बैठक हुई थी, उसके बाद हमारे श्रम विभाग की टीम आई थी। मुझे चिंता थी कि हम घोषणा तो कर रहे हैं, लेकिन टेंडर और बाकी सारी चीजों के साथ इसका पर्याप्त रूप से साइट इंस्पेक्शन हो जाए। मुख्यमंत्री जी के साथ हमारे देहरादून का और काशीपुर की जमीन की बात हो जाए, और साथ ही साथ शायद ये मेरे को करना था कि खटीमा और कोट द्वार की आपकी एप्लीकेशन में स्वीकार कर लूं। इन सब विषयों के लिए हम आए हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। संपूर्ण वातावरण को प्रकाशमय व ऊर्जामयी बनाने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। कार्यक्रम के अंत में मैं बुलाना चाहूंगी डॉक्टर आर.के. कटारिया, चिकित्सा आयुक्त, कर्मचारी राज्य बीमा निगम को, कि वे मंच पर आकर अपना धन्यवाद प्रस्ताव दें। नमस्कार। देवभूमि के हरिद्वार क्षेत्र में 300 बिस्तर वाले अस्पताल, जिसके अंदर 50 बेड्स हम सुपर स्पेशलिटी के रखेंगे, उसमें कर्मचारी राज्य बीमा निगम परिवार की ओर से मैं श्री भूपेंद्र यादव जी, माननीय श्रम एवं रोजगार तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भारत सरकार, एवं श्री पुष्कर सिंह धामी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड का कर्मचारी राज्य बीमा निगम की तरफ से स्वागत करता हूं। इसके साथ साथ आज के इस समारोह में उपस्थित अन्य गणमान्य व्यक्ति, श्री रामेश्वर तेली जी, श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री का भी मैं स्वागत करता हूं। डॉक्टर हरक सिंह रावत जी, सम्मानीय श्रम, वन, पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, कौशल विकास एवं सेवा योजन, आयुष शिक्षा तथा ऊर्जा मंत्री उत्तराखंड, और श्री अपूर्व चंद्रा जी, हमारे आदरणीय सचिव श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, श्रीमती अनीता शर्मा जी, श्री मदन कौशिक जी, श्री आदेश चौहान जी, श्री सुरेश राघव जी, धन सिंह रावत जी, स्वामी यतेश्वर आनंद जी, नरेश बंसल जी, राजीव शर्मा जी और हरबंस सिंह चुग, लेबर सेक्रेटरी उत्तराखंड का भी मैं
धन्यवाद करता हूँ। इसके साथ साथ आप सभी ने अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर इस समारोह में शामिल होकर इसकी शोभा बढ़ाई है। आप सभी के लिए भी आभार प्रकट करता हूँ। ESIC जो सामाजिक सुरक्षा क्षेत्र में एक अग्रणीय संगठन है, इसने विशेषकर पिछले कुछ वर्षों में कई प्रमुख सुधार शुरू किए हैं तथा अपनी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी सुदृढ़ किया है। आशा करता हूं कि ESIC अस्पताल हरिद्वार एक अभी मुख्यमंत्री जी से बात हो रही थी रुद्रपुर के अस्पताल के विषय में। मेरा उसमें स्पष्ट रूप से कहना है, और हमारे अधिकारी भी हैं, उनसे भी मेरी बात हुई है, वहां पर जो भी डॉक्टर और स्पेशलिस्ट की जो भी कमी है तुरंत उत्तराखंड सरकार की तरफ से लगा दिया जाए। हम उनको पूरा सहयोग करके उसको संचालित करने के लिए पूरा सहयोग प्रदान करें। और इस अवसर पर आज सुबह मेरी फ़ोन पे बात भी हुई थी। हमारे जो सांसद हैं वो अपने स्वास्थ्य के कारण आ नहीं पाए, निशंक जी, लेकिन आज वो अपनी बहुत खुशी मेरे को फ़ोन पे व्यक्त कर रहे थे कि एक काम जो मैं अपने संसदीय क्षेत्र में लंबे समय से चाह रहा था उसको आज आपने पूरा किया। तो मैं निशंक जी को भी यहाँ पे धन्यवाद देता हूँ। मैं यहाँ उपस्थित सभी अन्य गणमान्य श्रम रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के अधिकारियों, उत्तराखंड सरकार के अधिकारियों एवं अन्य विभिन्न विभागों के अधिकारियों, नियोक्ताओं और कर्मचारी, विभिन्न राज्यों के नियोक्ता संघों एवं कर्मचारी यूनियन संगठनों, बीमाकृत व्यक्ति तथा उनके परिवार सदस्य, मीडिया के मित्रों और अन्य विशिष्ट अतिथियों का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। आप सभी ने अपनी सक्रिय भागीदारी से इस कार्यक्रम को सफल बनाया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।